स्वागत है दोस्तों फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी श्रृंखला चल रही है 1000 प्रश्नों की। उन प्रश्नों में हम आपको महत्वपूर्ण प्री के प्रश्न बताएंगे और आपको आइडिया देंगे कि कैसे प्रीलिम्स वन शॉट में क्लियर किया जाता है। आपको जानने के लिए हमारा पुराना लेक्चर भी देखना होगा, जिसमें हमने हमारे स्टार्टिंग के सीरीज के क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो उनको देखिए। उसके बाद हम उसको दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। तो आज हिस्ट्री की श्रृंखला का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हमारा जो पहला इस श्रृंखला में हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हर्षचरित क्या है। हर्षचरित एक टेक्स्ट है जो सम्राट हर्ष किस डायनेस्टी के हैं? पुष्यभूति डायनेस्टी की है। पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्ष। इनके राज दरबार में रह रहे थे बाणभट्ट। इनके राज दरबार में बाणभट्ट रह रहे थे। उन्होंने लिखी है पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी, दो किताबों का उन्होंने लिखा था। तो इन्हीं किताबों के अनुसार हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बताया गया था। तो आपको फाइंड करना है कि क्या यूज किया गया था प्रोविंशियल रूलर के लिए। क्या वो लोकायुक्त था, क्या वह राज्यपाल था, क्या वह लोकपाल था या युवराज था। 2 सेकंड का समय लीजिए, सोचिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो हाँ, अगर आप सही सोच पा रहे हैं तो इसका आंसर है लोकपाल। ऑप्शन सी, पहले का ऑप्शन 26वें क्वेश्चन का ऑप्शन है, आंसर है सी, सही आंसर लोकपाल है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन है। आपको इन सारे स्टेटमेंट्स में से सही स्टेटमेंट्स पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स सही है। पहला क्वेश्चन है कि पहला स्टेटमेंट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, सही है। दूसरा है ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने की थी, इसको होल्ड पे रखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि धर्मपाल ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल के द्वारा नहीं, गोपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा की गई थी। और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया था, उसने नष्ट किया था। तो इस पूरे क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी इसका आंसर सही क्या है? सी आंसर है। इस वाले 27वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी सही है, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। ये आपको समझ में आया। जो पाल वंश है उसके बारे में जान लीजिए। यह बंगाल क्षेत्र में सक्रिय था। पाल वंश की राजधानी क्या थी वह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किन 2 जैन तीर्थंकरों के नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको पता हो कि किन 2 जैन तीर्थंकरों के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसमें बताया गया है। सबसे पहले अगर आप देखें, क्या पार्श्वनाथ का उसमें वर्णन मिलता है? नहीं, पार्श्वनाथ का वर्णन नहीं मिलता। ऋषभदेव का वर्णन मिलता है? हाँ, ऋषभदेव का वर्णन मिलता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है किन 2, यानी एक तो मिल गए हमें। क्या महावीर स्वामी का मिलता है? नहीं मिलेगा। महावीर स्वामी अभी आपके देखो तो जब मगध वंश की स्थापना हो रही है उसके आसपास है महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी का नहीं है। तो अरिष्टनेमी, दूसरे ऑप्शन क्या बचता है आपके पास? अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, यानी दूसरा और तीसरा। कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें? बी। इसमें आंसर आपका बी आएगा। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के बारे में उल्लेख है। आपको एक और एडिशनल जानकारी दे दें कि पार्श्वनाथ भगवान है वह 23वें नंबर के तीर्थंकर हैं और इनका चिन्ह है सर्प। ऋषभदेव पहले नंबर के तीर्थंकर हैं, इनका चिन्ह है बैल। अरिष्टनेमी या नेमिनाथ, ये आपके इनका चिन्ह है शंख, ये 22वें नंबर के तीर्थंकर हैं। और महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर हैं और इनका चिन्ह है सिंह। तो ये आपको एडिशनल जानकारी याद हो सारे तीर्थंकरों के बारे में। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है हमारी श्रृंखला का वह आता है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, इसमें आपको फोकस करना है कि क्या पूछा गया है, नहीं है। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं प्रश्न। ऐसा नहीं कि आप प्रश्नों को ना पढ़ें, प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सही और नहीं वाली गलती बहुत ज्यादा होती है। फिर आप बाद में बोलते हो कि 1 नंबर से रुक गया मेरा, 2 नंबर से रुक गया। अब देखो, देवपुत्र अशोक, क्या ये उपाधि थी?
नहीं थी। देवनाम पियदस्सी उपाधि थी। क्या थी अशोक की उपाधि? देवनाम पियदस्सी, देवपुत्र नहीं थी। देवनाम प्रिय कनिष्क की थी? नहीं, देवनाम प्रिय कनिष्क की नहीं थी। ये किसकी थी? यह अशोक की थी। लिच्छवी दोहित्र, लिच्छवी का बेटा, लिच्छवी राजकुमारी का बेटा समुद्रगुप्त था? हाँ था, तो ये सही है। कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि क्या चंद्रगुप्त द्वितीय की थी? नहीं थी, ये इसकी नहीं थी। तो जो देवपुत्र की उपाधि थी वह कनिष्क ने ली थी, और यह चीनियों से प्रेरित थी, जो चीन के राजा थे उनसे प्रेरित थी। जो देवनाम प्रिय है, देवताओं का प्यारा, उसकी उपाधि किसकी थी? वह अशोक कहलाता था। और कविराज की उपाधि किसकी थी? यह समुद्रगुप्त की थी। अगर इसका सही आंसर देखें तो उपरोक्त में से इन सब में से कितने ऑप्शन गलत हैं? पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। यानी 1 2 4 हमें फाइंड करने हैं। तो क्या ऑप्शन ए होगा? हाँ, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1 2 4 ये असुमेलित हैं, ये सही नहीं मिले हुए हैं। आपको सारे राजाओं की प्राचीन काल हो या मध्यकाल हो, उनकी उपाधियों के बारे में अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। ये फिर से आपके टाइटल से क्वेश्चन आ गया। क्या सिकंदर ए सानी, मैंने आपने अगर हमारा पुराना लेक्चर देखा होगा तो उसमें बताया गया था। अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? सही कथन है, कौन से सही है। पहला क्वेश्चन है, पहला लाइन है कि मोहम्मद सिकंदर ए सानी, ध्यान से पढ़िए, सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को बोलते थे? हाँ बोलते थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक रहा है, पूरी दुनिया को जीतने की इच्छाएं थी इसकी, तो इसने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी थी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो इन सारे ऑप्शन में देखेंगे पहला ऑप्शन तो सभी में मिल रहा है, तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गाजी मलिक, गाजी मलिक की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक की थी? नहीं, यह मोहम्मद बिन तुगलक की नहीं थी, यह GST गयासुद्दीन तुगलक की यह उपाधि थी। तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो दूसरा गलत है और उसने पूछा सही, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, बचा क्या? 1 3 4। तो 3 4 पढ़ लेते हैं। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड भी आता है तो आपको भले ही सारी चीजों के बारे में नहीं पता, लेकिन आप आपका आंसर ला सकते हैं। अगला देखिए, आप स्वयं को खलीफा बोलता था मुबारक खिलजी, सही बात है। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, सही बात है। रैयत आला मुबारक खान था? नहीं, यह कौन था? खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। अगर आपको एक ये वाली जानकारी बस होती तो आपका पूरा आंसर डील हो गया था। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इसका आंसर कहीं सही क्या है? सी। 30 का आंसर क्या है? सही सी है, यानी 1 3 4 आपस में सही सुमेलित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से क्या सही कथन है। हमें राइट स्टेटमेंट फाउंड करने हैं। सबसे पहला कि जो सजदा प्रथा है क्या बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी? हाँ, बलबन जब दिल्ली सल्तनत में बैठा तो दिल्ली सल्तनत का जो क्राउन था वो बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुका था। ताज की प्रतिष्ठा जो थी, क्राउन की प्रेस्टीज जो थी, वो क्या हो चुकी थी? गिर गई थी। तो उन्होंने, बलबन ने क्या किया? लौह एवं रक्त नीति, ब्लड एंड सोड नीति के माध्यम से दोबारा उस प्रतिष्ठा को स्थापित कराया, दरबार में अनुशासन लेकर आया, और उस अनुशासन के माध्यम से उसने जो सबसे पहले प्रथा शुरू करवाई, या जिस प्रथा को उसने प्रारंभ कराया, वह सिजदा और पैबोस। तो सिजदा प्रथा उसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। हाँ, ये ऑप्शन राइट है। तुर्कान ए चहलगामी व्यवस्था को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था? नहीं, तुर्कान ए चहलगामी जो 40 सरदारों का दल था इल्तुतमिश के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था, उसको बलबन के द्वारा, किसके द्वारा? बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अब देखो, पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा ऑप्शन रॉन्ग है। अगर मैं ऑप्शन के माध्यम से जाऊं, इनने पूछा सही कथन क्या है, दूसरा रॉन्ग है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन अब ये प्रश्न कह रहा है कि हमको तीसरा चौथे में बताना है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि पहला भी सही है तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। क्या केवल चौथा सही है? नहीं, तो ये भी कट जाता है। बचा क्या आपके पास? 1 3 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ये हमने एलिमिनेशन मेथड के द्वारा पता लगाया। लेकिन अगर आपको पूरी जानकारी भी नहीं है, केवल 2 स्टेटमेंट्स के बारे में पता है, तो भी आप डील कर सकते हैं। अगला स्टेटमेंट अगर हम पढ़ भी लेते हैं तो भी आपको पता होगा कि जजिया कर को गैर मुसलमानों पर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था। हाँ, लगाया गया था, सही स्टेटमेंट है। ये कब आया था? 712 ईस्वी में आया था। अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इसके बाद नौरोज उत्सव की शुरुआत बलबन के द्वारा की गई थी। हाँ, की गई थी। बलबन के द्वारा जो फारसी नवाचार हैं उसकी शुरुआत की गई, जिससे दरबार की प्रतिष्ठा दोबारा स्थापित हो जाए। तो नौरोज उत्सव की प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बलबन के द्वारा किया गया था। तो यानी इसमें कौन कौन सा सही है? वही 1 3 और 4 स्टेटमेंट्स सही हैं। अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप इस तरीके से भी इन सवालों को कर सकते हैं, इन प्रश्नों को कर सकते हैं।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या था। विदेशी आक्रमणकारी किस कालक्रम में सही आए थे, मतलब पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। आप गौर से देखिए, हिंद यवन शक पहलव कुषाण, हिंद यवन शक कुषाण पहलव, पहलव हिंद यवन कुषाण शक हिंद यवन पहलव। तो अगर आपको क्रोनोलॉजी क्लियर है तो आप इस आंसर को सही से लगा देंगे। आप बिल्कुल दिमाग में याद रखिए कि अगर सिकंदर पहले आया है, सिकंदर सबसे पहले आया, मौर्य काल के पहले सिकंदर ही था, मौर्य काल के कंटेम्परेरी सिकंदर है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस के द्वारा बैक्ट्रिया में एक साम्राज्य की स्थापना कर दी गई थी, कर दी गई थी ना, हाँ कर दी गई थी। तो अगर वो वहां पर रह रहे हैं, बैक्टीरिया में एक साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है जो वर्तमान का अफगानिस्तान का क्षेत्र है, तो वहां से ऑब्वियसली जो जो हिंदू संस्कृति में मिल चुके हैं यवन, तो सबसे पहले ऑब्वियसली कौन आएंगे, हिंद यवन आएंगे। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर सिकंदर की कहानी से, सेल्यूकस की कहानी से कि हिंद यवन पहले आएंगे। तो ये दो ऑप्शन तो गए, पहला कुषाण तो नहीं हो सकते, हिंद यवन है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सबसे आखिर में कौन आया। आप देखते हैं कि जो मथुरा और गांधार कला बिल्कुल लेटेस्ट चीज है, वह किसने बनवाई थी, कनिष्क ने बनवाई थी, कनिष्क। और शक, शकों का दमन किसने किया था, शकों का दमन चंद्रगुप्त ने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था जो गर्दविल्य वंश का स्थानीय शासक था। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि हिंद यवन के बाद शक है और सबसे जो लेटेस्ट है वह कौन है, वह कुषाण है। वह लेटेस्ट कौन है, कुषाण। तो यहां हम क्रोनोलॉजी में देखें तो हमारा ऑप्शन ए सही बैठता है। सबसे पहले हिंद यवन आए, उनके बाद शक आए, उनके बाद पहलव आए, उनके बाद कुषाण आए। तो ये वाली जानकारी आपको क्लियर हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश का सही कालक्रम क्या है। अब ये टाइम क्रेवन से क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक बहुत ही रोमांटिक सी, एक बहुत ही प्यारी सी ट्रिक है हमारे पास। उस ट्रिक का नाम है हशीन मासूका। क्या है ट्रिक का नाम, हशीन माशूका। अगर ट्रिक आप देखें तो हा से होता है हर्यक वंश, है ना, हा से होता है हर्यक वंश, सा से होता है शिशुनाग वंश, ना से होता है नंद वंश, मा से होता है मौर्य वंश, शु से होता है शुंग वंश और का से होता है कण्व। तो एक ट्रिक है, ट्रिक का नाम क्या है, दोबारा दोहराइए, हशीन मा शु का। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। तो अब ये पूरे टाइम फ्रेम से जमे हुए हैं। अब आपने क्या पूछा, सही कालक्रम क्या है, तो आप देखेंगे इसमें हर्यक, नंद, मौर्य, शुंग, हर्यक, नंद, मौर्य और शुंग। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपको दिमाग ही नहीं लगाना, कुछ चीजें ट्रिकों के माध्यम से भी हो सकती हैं, है ना, कुछ चीजें ट्रिकों के माध्यम से भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के संबंध में असत्य कथन है। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु, हमारे भक्ति सूफी आंदोलन जब चल रहा है भारत में, भक्ति सूफी आंदोलन ने धर्म का पुनरुद्धार किया, तो चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिव सेंट हुए हैं हमारे पूर्वोत्तर भारत में, जो कीर्तन के माध्यम से जिन्होंने धर्म को प्रसार किया, कीर्तन इन्होंने चलाया। तो इनके बारे में जो पहला स्टेटमेंट है, क्वेश्चन कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के संबंध में असत्य कथन बताइए, यानी हमें इसमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना है कि क्या गलत है, असत्य कथन क्या है। पहला स्टेटमेंट है, क्या इनका जन्म असम में हुआ था, नहीं, इनका जन्म नदिया, नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की, नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की, बंगाल की, नदिया एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल की, वहां हुआ था उनका जन्म। इनकी उपाधि गौरांग महाप्रभु थी, हाँ, इनका टाइटल जो था वो गौरांग महाप्रभु था। इनका जो फिलॉसफी थी वो है अचिंत भेदाभेद था, अचिंत्य भेदाद भेद था इनका। और भक्ति मार्ग में इन्होंने कीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। वैष्णव अनुयायी है, वैष्णव धर्म के प्रेरित है ये। और इनका जन्म असम में ना होकर नदिया बंगाल में हुआ था। नदिया जो बंगाल का एक जिला है, या जिसका दूसरा नाम नवद्वीप है। क्या है इसका दूसरा नाम, अगर पेपर में नवद्वीप भी लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा ए, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है ना, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, बदलते हैं इसको, अगला प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। ये भी स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्या जो स्टेटमेंट है वो राइट है, वो देखना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव था। देखिए,
जो कुषाण काल था, कनिष्क का जो टाइम पीरियड था, उस समय भारत में मूर्ति कला प्रारंभ कराई गई थी, है ना। भारत में मूर्ति कला प्रारंभ हुई और मूर्ति कला में दो प्रकार की शैलियां बनी, एक गांधार मूर्ति कला, दूसरी थी मथुरा मूर्ति कला। और मंदिर निर्माण की भी हमारे यहाँ श्रेणियां रही हैं, शैली रही हैं। मंदिर निर्माण गुप्त काल से प्रारंभ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे विकसित हुआ और उसमें हम देखते हैं कि नागर कला और द्राविड़ शैली, नागर शैली, द्राविड़ शैली और मध्य वाले क्षेत्र में बेसर शैली, तो ये वाली शैलियां चल रही हैं। तो अब इसमें हमें ढूंढना है, फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन वो करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि मथुरा कला पर स्वदेशी प्रभाव था। हाँ था, मथुरा कला बिल्कुल इंडिजीनियस थी, मथुरा कला इंडिजीनियस थी। तो पहला स्टेटमेंट राइट, तो ये चारों ऑप्शन में मिल गया, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, गांधार कला पर यूनानी एवं रोमन प्रभाव था। हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो गांधार कला थी उस पर यूनानी एवं रोमन प्रभाव था। तीसरा स्टेटमेंट है कि बेसर शैली के मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। तो अगर आप जाएंगे बेसर शैली के मंदिरों में तो आप देखेंगे कि हाँ, बेसर शैली के जो मंदिर हैं वह चट्टानों को काटकर ही बनाए जा रहे थे। एकाश्म चट्टान जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकाश्म चट्टान को काटकर बनाए गए थे। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है ऊंचे चबूतरे, विमान तथा गर्भगृह। अब देखो, ये जो विशेषता है ये द्रविड़ शैली की नहीं है। ये जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट है उसमें मंदिर है, मंदिर के बाहर गोपुरम है, चारों ओर दीवार है, बीच में मंदिर है और ऊंचे से विमान है। यहाँ पर ऊंचा चबूतरा नहीं मिलता है, तो चौथा स्टेटमेंट गलत है, चौथा स्टेटमेंट गलत है। इसमें चारों ओर, इसको बोलते हैं परकोटा, इस स्थान को बोलते हैं प्रांगण। तो अब जो पांचवा स्टेटमेंट कहता है कि नागर शैली की मुख्य विशेषता विशाल प्रांगण एवं परकोटा है, नहीं, नागर शैली के जितने भी मंदिर हैं, आप जैसे खजुराहो के मंदिरों को देखेंगे तो वह ऊंचे चबूतरे पर हैं और गर्भगृह पर मुख्य देवता बने हुए हैं। तो ये जो विशेषता है ये नागर शैली की नहीं है, ये नागर शैली की नहीं है, ये द्राविड़ शैली की विशेषता है। ठीक है ना, किसकी है, द्रविड़ शैली की विशेषता है। ये जो विशेषता है ये द्रविड़ शैली की विशेषता है, ना कि नागर शैली की। तो यानी हमने देखा कि यहाँ पर फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। अब हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं कि इसने पूछा कौन से सही कथन है। चौथा और पांचवा गलत है, पांचवा गलत है तो ए नहीं होगा, चौथा पांचवा गलत है ये भी नहीं होगा, चौथा गलत है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, डी, ऑप्शन डी 1 2 3 जिसमें लिखा है वह ऑप्शन आपका सही होगा। ये बात समझ में आई। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, बने रहिए हमारे साथ। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था। तैमूर लंग, ऐसे ही एक क्वेश्चन पिछले प्री में आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था कि नादिर शाह का आक्रमण भारत में कब हुआ था। बहुत ही डिबेटेबल क्वेश्चन था, लोगों ने बहुत सारी रेट्स लगाई थी उस पर, तो वो वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर एक और विदेशी आक्रांता है तैमूर लंग, दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया था। और तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ था ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। क्या वो 1390 था, 1398 था, 1310 था या 1389 था, क्या था वो, 2 सेकंड सोचिए, बताइए। ये सही ऑप्शन है इसका बी, 1398, 1398 में यह अटैक हुआ था। और इसके समय जो शासन था वह था मोहम्मद नसरुद्दीन का, है ना, मोहम्मद नासिरुद्दीन का शासन इस समय था, मोहम्मद नासिरुद्दीन, है ना, ये उस समय रूल कर रहे हैं। इसके बाद भारत में दूसरे डायनेस्टी की स्थापना होती है, अपने सेनापति को तैनात कर जाते हैं, अफगानों का शासन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है कि सिंध के राजा दाहिर की राजधानी क्या थी। ये आपके प्री का क्वेश्चन है, प्री 2020 जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सिंध के राजा दाहिर की क्या राजधानी थी। देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्योंकि यहां पर मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ था। किसका, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब थे, उन्होंने अटैक किया था सिंध के राजा दाहिर पर, अटैक किया था। उस समय उनकी जो कैपिटल थी, क्या वो अरलब थी, मेवाड़ थी, अरोड़ थी कि देवल थी, नहीं, उनकी कैपिटल क्या थी, अरोड़। तो इसका आंसर क्या है, सी। लेकिन इसमें थोड़ा सा आप एडिशनल जानकारी और ले लीजिए कि राजा दाहिर की कैपिटल अगर अरोड़ थी तो देवल क्या था, देवल उस समय क्या था, एक बंदरगाह था, एक पोर्ट सिटी थी, देवल एक पोर्ट सिटी थी। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में यहां पर अटैक किया था। ठीक है ना, तो ये प्रश्न का सही आंसर है आपको ऑप्शन सी, सिंध के राजा दाहिर की राजधानी अरोड़ थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों ने कराया था।
देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा एलिफेंटा की गुफा, तो एलिफेंटा की गुफा सोचते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर, मुंबई में, मुंबई के पास एलिफेंटा की गुफा है। अब आप सोचेंगे कि इन सारे साम्राज्यों में किसकी किसने वहां पर शासन किया था। अगर आपका ये वाला बेसिक क्लियर है तो आपका आंसर सही चले जाएंगे। क्या गुर्जर प्रतिहार ने वहां शासन किया था, नहीं किया था। क्या राष्ट्रकूटों ने वहां शासन किया था, हाँ किया था। क्या चालुक्यों का शासन था, स्पेसिफिक नहीं है। सातवाहनों ने वहां शासन किया था, हाँ किया था, लेकिन नीचे वाले रीजन में, आंध्र सातवाहन थे ये। तो इसका जो राइट आंसर है वह है राष्ट्रकूट वंश ने। राष्ट्रकूट वंश ने एलिफेंटा राष्ट्रकूट वंश ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कराया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको होमवर्क में करना है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं किन शासकों ने बनवाई थी, बाघ की गुफाएं किस टाइम पीरियड में हैं, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर हैं। जितने भी ये गुफा वाले प्रश्न हैं वह आपको एक नज़र में देख लेने हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका वह है, ये द्विअस्पा है, दुअस्पा नहीं है, ये सी अस्पा और द्विअस्पा। सी अस्पा और द्विअस्पा प्रथा की शुरुआत किसने करवाई थी। देखिए सी अस्पा और द्विअस्पा क्या होता था, सी अस्पा और द्विअस्पा। देखिए मुगल प्रशासन में, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी जो प्रथा थी, तो मनसबदारों को मनसब बांटे जाते थे। तो मनसबदारों को अपने पास अपनी मनसबदारी का जो क्षेत्र है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ घोड़े और कुछ सैनिकों को रखना होता था उसको मैनेज करने के लिए, और उनका खर्चा उसी मनसब से आता था। लेकिन जैसे ही यह मुगल सल्तनत में व्यवस्था आगे बढ़ती गई तो क्या होने लगा, मनसबों की संख्या कम होती गई, मनसबदार बढ़ते गए। तो उनका ओहदा बढ़ाने के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सी अस्पा और दुई अस्पा प्रथा की शुरुआत करवाई गई थी। तो अगर मनसबदारी अकबर के समय हुई तो समस्या कहाँ होगी, समस्या होगी जहांगीर के समय। जहांगीर ने सी अस्पा और दुई अस्पा की प्रथा शुरुआत कराई। मतलब अगर किसी के पास 5,000 का मनसब है और उसको सी अस्पा और दुई अस्पा का दर्जा मिल गया तो वह अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखता था, और सी अस्पा का मतलब होता था सवार पद के 3 गुने घोड़े रखना। मतलब अगर उसको 5,000 का मनसब है, उसको दु अस्पा का दर्जा मिल गया तो यानी वह 10,000 घोड़े रख पाएगा। समझ रहे हो, कितने, 10,000 घोड़े। अगर वह सी अस्पा का दर्जा मिल गया तो उसको अपने सवार पद के कितने, 15,000 घोड़े रखने होंगे। तो यानी घोड़े रखने मतलब क्या, इतने सैनिक रखने होंगे, और इतने सैनिक रखने से उसकी पावर उतनी हो जाती थी। यानी उसको, उसका मनसबदार तो मनसब ही तो वही रही, लेकिन उसका दर्जा बढ़ गया, उसको सी अस्पा दुई अस्पा का प्रमोशन मिल गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, 39 का ए आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है। अब देखिए ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पीएससी में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, है ना। तो इसमें जो पूछा गया है कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, क्या अमीर खुसरो है, नहीं। जहांगीर ने लिखा है, नहीं, जहांगीर ने अपनी ही लिखी। अमीर हसन है, नहीं। इसका आंसर क्या है, जियाउद्दीन बर्नी। इसका आंसर क्या है, सी, जियाउद्दीन बर्नी। एक पुस्तक है फुतुहात ए फिरोज शाही। फुतुहात ए फिरोज शाही वो किसने लिखी है, वो आपको सर्च करना है, वो आपको गूगल में देखना है। मैंने आपको दिया है ऑप्शन कि फुतुहात ए फिरोज शाही के लेखक कौन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई करेंगे। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, और इस पुस्तक में जो फिरोज शाह तुगलक हैं, कौन है, फिरोज शाह तुगलक, FST बोलते हैं जिनको शॉर्ट में, उनके कार्यों का वर्णन किया गया है। किसने किया है, जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा शासक संगीत, चित्रकला एवं वास्तुकला का विरोधी था। देखिए इसमें 3 चीजें दी गई है, संगीत, चित्रकला और स्थापत्य कला। सबसे पहले आप देखेंगे शाहजहां। शाहजहां स्थापत्य प्रेमी थे, ताजमहल इसका जीता जागता उदाहरण है, इन्होंने बहुत प्रमोट किया है। तो शाहजहां तो कतई नहीं हो सकते, आप शाहजहां को लगाना भी मत, वरना आप मूर्ख शिरोमणि शामिल होंगे। शाहजहां नहीं है। अगला ऑप्शन है अकबर। क्या अकबर, नहीं, अकबर नहीं था। अकबर के यहाँ अकबर ने अकबर का आइला 3 किले बनवाए, आगरा, इलाहाबाद, लाहौर, फतेहपुर सीकरी जैसी पूरी राजधानी बसा दी। तो अकबर क्या स्थापत्य कला का विरोधी था, बिल्कुल नहीं था। संगीत नहीं था, तानसेन जैसे दरबारी, बैजू बावरा को सम्मान, है ना, ऐसे विशेषज्ञ लोगों को अपने दरबार में रखना तो नहीं था। तो यानी अकबर वाला ऑप्शन भी गलत है। औरंगजेब, हाँ ये होगा, औरंगजेब हो सकता है। औरंगजेब हो सकता क्या, औरंगजेब था ही, इसने शाही बैंड को बंद करा दिया,
इसने संगीत को बंद करा दिया, चित्रकारों को छुट्टी पर भेज दिया और कोई भी इमारत नहीं बनवाई। इसने अपने जीवन पर्यंत दो ही चीज बनाई है, एक बादशाही मस्जिद बनवाई है लाल किले में, जो आपका लाल किला है वहां पर बनवाई गई है बादशाही मस्जिद, और एक बनाई है ताजमहल की फूहड़ प्रतिकृति जो है आपकी औरंगाबाद में, है ना, जिसको उसकी बेगम रबिया उद दुरानी का मकबरा बोलते हैं, बेगम रबिया का जो उसका मकबरा है वो बनवाया था, जिसे ताजमहल की फूहड़ प्रतिकृति बोलते हैं। तो औरंगजेब, हाँ इसका ऑप्शन क्या है सी। बहादुर शाह जफर नहीं थे, ये तो बहुत बड़े शायर थे, तो ये तो स्थापत्य कला या वास्तु या चित्रकला या संगीत के किसी के भी विरोधी नहीं थे, इनके पास पैसा नहीं था, इसीलिए ये सब शेर व शायरी कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका 42वां क्वेश्चन है, इसमें है सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा किस साम्राज्य से संबंधित है? सरंजामी प्रथा किस साम्राज्य से संबंधित है? देखिए सरंजामी प्रथा क्या थी, दिमाग लगाइए। सरंजामी प्रथा ये थी सर अंजामी, ये मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ये मराठा साम्राज्य की लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। कैसा था ये? लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें सैन्य सेवा के बदले उस समय की व्यवस्था दी जाती थी, किसानों को उनकी रैयत दी जाती थी और एक स्पेसिफिक क्षेत्र से स्पेसिफिक पैसों को वसूली की जाती थी। तो इसका ऑप्शन क्या जाता है? डी। 42 का सही आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। यहाँ पर सरंजामी प्रथा मराठा साम्राज्य के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था थी जो रैयतवाड़ी थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। इसका बेस रैयतवाड़ी था, जिसमें भूमि को किसानों को रैयत मान लिया गया, भूमि का स्वामी माना गया और एक पर्टिकुलर सरदार को उस क्षेत्र को असाइन कर दिया गया और किसानों को उसको रिपोर्ट करके दोबारा सीधे वो हमारे छत्रपति को रिपोर्ट करते थे। तो यानी सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा साम्राज्य से। अगला प्रश्न है आपका, द्राविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? अब देखिए आपके सिलेबस में जुड़ी है लाइन आर्ट एंड कल्चर, है ना, भारतीय स्थापत्य कला। तो आपको मंदिर, महल, चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला, है ना, साहित्य कला, सब चीजों को देखना है क्योंकि वो सब शैली हैं। तो अगर मैं द्राविड़ शैली की बात करूं, द्राविड़ शैली में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो यानी गोपुरम मतलब क्या? गोपुरम आपने देखा होगा द्राविड़ शैली का जो मंदिर होता है, आपने देखा होगा राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, पद्मनाथन स्वामी मंदिर। तो यहाँ पर सबसे पहले होता है एंट्रेंस, बीच में रास्ता, चारों ओर बाउंड्री वाल, मुख्य मंदिर और उसके ऊपर शिखर। शिखर को बोलते हैं विमान। ये है परकोटा, ये है प्रांगण और ये है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ जिसको वो बोलते हैं, जो एंट्रेंस में होता है। जैसे नागर शैली में तोरण बोला गया है, उसे ही द्राविड़ शैली में क्या बोला गया है? गोपुरम। क्या बोला गया है? गोपुरम। यह एंट्रेंस गेट होता है, एंट्रेंस गेट होता है जो बहुत ऊंचा बनाया जाता है और बहुत ऊंचा बनाए जाने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा अलंकृत होता है। तो गोपुरम क्या? यह ऊंचे ऊंचे विमान जो गर्भगृह के ऊपर बने होते थे? नहीं, विमान तो शिखर है, विमान नहीं होते थे जो आयताकार रूप से एक दूसरे पर स्थापित है। नहीं। तोरण द्वार जो बहुमंजिला निर्मित होते हैं? हाँ, इसका आंसर बी आंसर सही है। ये मंदिरों में स्थित विशाल तालाब होते हैं? बिल्कुल नहीं, तालाब नहीं है ये, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। यह क्या है? यह एंट्रेंस गेट है जो बहुमंजिला निर्मित होते हैं, अलंकृत होते हैं, डेकोरेटेड होते हैं। किन मंदिरों की विशेषता है ये? द्राविड़ शैली के मंदिरों की विशेषता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अलम तगा। 44वां क्वेश्चन है, अलम तगा नामक जागीर, ये जागीर का एक टाइप था। देखिए जहांगीर के समय ही होगा अलम तगा जागीर, क्योंकि मैंने आपको बताया जागीरदारी संकट, मनसबदारी संकट कब शुरू हुआ था? यह हुआ था कब? जब अकबर ने मनसबदारी प्रारंभ की, उसके बाद जब जागीरदारों की संख्या बढ़ने लगी तो जमीन की संख्या सीमित है, जमीन सीमित है। तो अलम तगा नामक जागीर की शुरुआत कौन करवा रहा है? अकबर कराएगा? नहीं। औरंगजेब कराएगा? नहीं। किसने कराई है? जहांगीर ने। यह कैसी थी? इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दे दें। अलम तगा मतलब क्या? कि जो दान में दी गई है। किस में दी गई है? दान में दी गई थी। यह मौलवियों को दी जाती थी, उलेमाओं को दी जाती थी उनके सेवा कार्य के बदले, कि उनको आपने हमारे राज्य की सेवा की है तो सेवा के बदले अलम तगा जागीर वंशानुगत रूप से दी जाती थी। इसका आधार क्या था? वंशानुगत। यह वंशानुगत रूप से थी। ठीक है ना। तो 44 का आंसर क्या है? बी, अलम तगा नामक जागीर की शुरुआत जहांगीर ने करवाई थी। 45 क्वेश्चन है कि लगान वसूल के लिए करेओड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस शासक ने की थी? देखिए
जब अकबर ने आईने दहसाला दहसाला पद्धति जब शुरुआत नहीं कराई थी, तो उसके पहले उसने एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम स्थापित किया था 5 से 6 साल के लिए, जिसमें एक स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए दाम फिक्स कर दिए थे। एक पूरा पहले उसने सर्वे कराया, उसने पता कराया कि यहाँ पर कितना प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन की वैल्यू 1 करोड़ रख दी। तो जो अधिकारी उसको कलेक्ट करता था उसका नाम कर दिया 1 करोड़ी या करोड़ी। उसका काम होता था कि इस क्षेत्र से, इस पर्टिकुलर रीजन से हमको 1 करोड़ दाम वसूल करने हैं। तो यह किसके द्वारा शुरू कराई थी? जहांगीर के द्वारा नहीं, शाहजहां के द्वारा नहीं, औरंगजेब के द्वारा नहीं, किसने? अकबर ने। देखिए मुगल काल में जो मेन रिफॉर्मर रहा है, जो व्यवस्था का संस्थापक रहा है, वह अकबर रहा है। उसके बाद जितने भी उसके सक्सेसर रहे हैं, उन्होंने उस व्यवस्था को सिर्फ पालन किया है, कोई नई व्यवस्था का सृजन नहीं किया। उस सिर्फ जो चली आ रही व्यवस्था है उसमें आमूल चूल परिवर्तन किए। तो 45 का आंसर क्या है? ए, अकबर। करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? अकबर ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार को मंगोलों ने बंदी बना लिया था? देखिए मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत में हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले देखना है कि इनमें से कौन सा जो आपका राइटर है, हिस्टोरियन है, वह सल्तनत में है। पहला तो एलिमिनेशन ये होगा। चारों ऑप्शन देखें, चारों उसी के आसपास है, तो अब जटिल क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। अब आप थोड़ा और दिमाग लगाइए कि वह कौन सा हिस्टोरियन है जो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग हिस्टोरियन है, मतलब जिसने बहुत समय देखा है। तो आप इसमें दिमाग लगाएं, क्या वो हसन निजामी है जो अलग अलग सुल्तानों के पास रहा? नहीं। क्या वह मिन्हाज उस सिराज है? नहीं, ये भी एक दो शासकों के पास रहा। क्या वह जियाउद्दीन बर्नी है? नहीं। कौन रहे हैं? अमीर खुसरो। ये तूतीय हिंद है, 7 सुल्तानों का काल देखा है। तो इस इतिहासकार को मंगोलों ने बंदी बना लिया था। ये आपको याद करना है कि मंगोलों ने अमीर खुसरो को कब बंदी बना लिया था? जब मंगोलों का अटैक हुआ तो सुल्तान मोहम्मद जो दिल्ली के सुल्तान थे उस समय, सुल्तान मोहम्मद के पराजय व मारे जाने के बाद अमीर खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया था। तो 46 का आंसर क्या होता है? सी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 47, सल्तनत काल में मांगलिक का क्या अर्थ है? गौर करिए, मांगलिक एक वर्ड है, टर्मिनोलॉजी से प्रश्न आते हैं, टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी होती है। तो सल्तनत काल में एक टर्म थी मांगलिक। मांगलिक देखो अभी का मांगलिक नहीं कि कुंडली में तुम्हारी मांगलिक हो, ऐसा नहीं समझना है कि आपकी कुंडली में मंगल निकल आया हो, बच्चों को नहीं है। सल्तनत काल में मांगलिक क्या था? क्या यह पर्वोत्सव संबंधी कार्यक्रम था? नहीं था। क्या यह प्रसिद्ध चित्र था? नहीं था। दान विभाग का दूसरा नाम था? नहीं था। मांगलिक एक गोला फेंकने वाली मशीन थी। इसका आंसर क्या है? बी। मांगलिक यानी क्या थी? गोला फेंकने वाली मशीन थी। ये आपने देखी होगी, बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें वो ऐसे पीछे करते हैं और उड़ा देते हैं सामान को, है ना? तो ऐसे मुगल काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन बनाई थी जो दूर तक गोला फेंक देती थी। उस मशीन का नाम क्या था? मांगलिक था। क्या था? मांगलिक था। जो गोले, जो बारूद वाले गोले होते थे वो दूर तक फेंककर जो ऊंचे ऊंचे किले होते थे उनकी दीवारों को ढहा देती थी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 48 प्रश्न देखिए, इसमें है सल्तनत काल में अमीर किस शासक के समय प्रभावहीन रहे थे? अब समझना, अमीर मतलब तुर्क सरदार। तुर्क सरदार, जब आप देखो कि जब राजा शक्तिशाली होता है, जब सुल्तान प्रभावी होता है, जब सुल्तान पावरफुल होता है, तो उसके सरदार की पावर कम हो जाती है। जब सुल्तान कमजोर होगा या राजा कमजोर होगा तो सरदारों की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये तो प्रकृति का व्यवस्थापक नियम है। तो अगर आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा बहुत पावरफुल शासक था जिसके नाम से लोग थरथरा जाते थे, जिनकी रूह कांप जाती है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक था? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं था उतना पावरफुल। सरदार इसके समय विद्रोह हुआ है, सबसे ज्यादा विद्रोह इसी के समय हुआ है। क्या वे इल्तुतमिश था? नहीं, इसने तो खुद तुर्कान चालीसा बनाई है। क्या वे अलाउद्दीन खिलजी था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी पावरफुल था, इसने सरदारों की शक्तियों का दमन कर दिया था। क्या वह बलवंत था? हाँ वह बलवंत था। क्यों? क्योंकि इसने तुर्कान चालीसा का दमन किया है। तो आप देखिए, पहला दूसरा नहीं, दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा नहीं है, तीसरा तो है, तीसरा चौथा, हाँ ये सटीक ऑप्शन है। तो 48 का आंसर क्या होगा? सी होगा। इसमें अलाउद्दीन खिलजी और बलवन ऐसे महत्वपूर्ण शासक थे जिसके समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। बोला जाता है कि इनके समय अमीरों को अगर शादियां भी करनी है आपस में तो वह सुल्तान की अनुमति से करनी है। इस सीरीज का आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट जो है आपका क्वेश्चन है, उसमें है कि औरंगजेब को किस राजपूत राज्य से कड़ा संघर्ष करना पड़ा? देखो क्या हुआ है, औरंगजेब एक बहुत ही रूढ़िवादी कट्टर किस्म का राजा था। उसके समय राजपूताना में विद्रोह हुआ,
उसमें जाट विद्रोह हुआ, बुंदेला विद्रोह हुआ, दक्षिण में वो लगा रहा, बहुत सारे विद्रोह हुए। तो देखा जाए तो मेवाड़ मारवाड़ दोनों जगह उसका संघर्ष हुआ, लेकिन मेवाड़ का मुद्दा उसने सुलझा लिया था, है ना। रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मारवाड़ के मेवाड़। आप सोचिए, इसका सही आंसर है मेवाड़। हुआ दोनों जगह है, मेवाड़ में भी हुआ है कुछ विवाद, लेकिन उससे क्या है, उससे जो राजपूत वफादार थे अकबर के समय से, उनका विद्रोह हो चुका था। वो मुगलों पर उतना ज्यादा भरोसा नहीं रख रहे हैं, क्योंकि मेवाड़ के उत्तराधिकार के संबंध में इन्होंने कुछ अपनी कानूनी दिखाई। लेकिन जब मारवाड़ की बात आई, मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, जो बहुत ही खास थे। जसवंत सिंह, आपने नाम सुना होगा, कहाँ सुना है आप मुझे बताएंगे। इनके बेटे थे अजीत सिंह। जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को सक्सेसर मानने से औरंगजेब ने मना कर दिया था, है ना। औरंगजेब ने मना कर दिया था, तो औरंगजेब ने दुर्गादास राठौर की मदद से किसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इन्होंने, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड, औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर सेकंड, उसको भी भड़का दिया, तो औरंगजेब को और ज्यादा परेशान किया। तो यानी इसका सही आंसर है 49th का बी, मारवाड़। मारवाड़ के साथ उनको कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, इसके बाद जो आज का आखिरी प्रश्न है, वह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको गलत कथन ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है कि सर्वप्रथम भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों द्वारा प्रारंभ की गई थी। हाँ, सही बात है कि सबसे पहले भूमि दान देने की प्रथा सातवाहनों के द्वारा दी गई थी। एक और फैक्ट है कि शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा ही चलाए गए थे, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको क्या ढूंढना है इसमें, असत्य कथन क्या है ना, असत्य कथन क्या है। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ये मैंने अभी बताया, ये भी सही है। सातवाहनों का संस्थापक सिमुक था, जिसने शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति की हत्या की थी। नहीं, शुंग वंश के आखिरी शासक देवभूति की हत्या नहीं की थी, इसने कण्व वंश के आखिरी राजा, जो कण्व वंश का आखिरी राजा था, कौन था आखिरी राजा, बताएं मुझे। कण्व वंश का आखिरी राजा कौन था, सुशर्मन। कौन था आखिरी राजा, सुशर्मन। इसने कण्व वंश के आखिरी राजा सुशर्मन की हत्या की थी, ना कि शुंग वंश के आखिरी राजा देवभूति की हत्या की थी। तो ये सी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट क्या है, इस वंश का जो महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसको वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन भी सही है। तो यानी इसका जो क्वेश्चन के हिसाब से सही ऑप्शन है वह सी है। यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसने कर्ण वंश के राजा को मारकर उसकी हत्या की थी, सुशर्मन को मारकर उसकी हत्या की थी। तो यहाँ आपके आज का लेक्चर समाप्त होता है। और ये क्वेश्चन आपको बार बार सुनने हैं। हमारे प्रश्नों में प्रश्न के साथ साथ एडिशनल जानकारी भी होती है, वो सारे फैक्ट आपके काम के हैं। तो बने रहिए फास्ट एकेडमी के चैनल के साथ और हमारे व्यूज के साथ। और क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद, बने रहिए।